कहानी लेकिन है वागडो मिल की, जो बहुत ही फेमस टाइगर रहा। वागडो जी, मशहूर था काफी। वागडो मिल जो था, इसको स्कार फेस भी कहते थे। तो उनके आंख के नीचे ऐसे एक निशान है, तो दिखने से वो एकदम खलनायक विलेन टाइप से दिखने लगे। ये इलाका था येड़ा अन्ना का। क्या नाम है येड़ा अन्ना, हमें फिल्मों में सुनाई दे। वागडो साहब जो थे काफी दिनों से उस पर अपनी निगाह गड़ाए हुए थे कि ये इलाका उनको चाहिए। येड़ा अन्ना की एक फीमेल फ्रेंड थी, उसी इलाके में रहती थी, जिनका नाम था माधुरी। क्या बात है। वागडो ने येड़ा अन्ना को चैलेंज किया, फाइट की। येड़ा अन्ना हार गया और उन्होंने टेरिटरी छोड़ दी। अब वागडो का कब्जा था और माधुरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। वागडो को बिग डैडी भी बुलाते थे। बिग डैडी। जब माधुरी के जो चारों बच्चे थे, उनमें जो सोनम थी वो थोड़ी चतुर चालाक, तो उन्होंने अपनी तीनों बहन और अपनी माँ मोहिनी को इलाके से खदेड़ दिया। बजरंग उसकी एंट्री होती है। बजरंग। हाँ, बजरंग कहाँ से आए ये किसी को नहीं पता चला। येड़ा अन्ना का था, वो वागडो का था जी। अब बारी थी बजरंग की। बजरंग की एक खूबी थी कि एक टाइम पे वो 7 से 8 गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे। शौकीन आदमी थे। टाइगर्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं जी, लेकिन जंगल का क्या, जंगल तो उतने ही है। जो फोटोग्राफर्स थे और वो उनके साथ फोटो वोटो लेने के लिए बड़ा संघर्ष करते थे कि नाम रख देने से वो फेमस हो गया। वागडो की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? राइट, हजारों सही बात है। टाइगर थे, आज हम वागडो की बात क्यों करेंगे? वागडो नाम की वजह से। आंख से बढ़िया कैमरा कुदरत ने कुछ नहीं बनाया है और दिमाग से अच्छी मेमोरी कार्ड कोई है ही नहीं। दुनिया में आना और आके चला जाना कुछ ऐसा है जैसे एक पानी का बुलबुला। एक बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी होती है, हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसी मुख्तसर ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और ये मकबूलियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कुछ जानवरों के लिए भी है। कुछ ऐसे जानवर हुए हैं जिनका नाम हमें आज तक याद है, जिनको लेकर बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो सुने सुनाए जाते हैं। तो ऐसी ही कहानियों को लेकर हाजिर हैं आज फिर से हम शेर खान के इस नए एपिसोड में, और वो सुनाने के लिए हमारे साथ हैं आसिफ खान उर्फ शेर खान उर्फ खानचा। जंगल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आप वापस आ गए। मैं भी हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, तो अभी मैं ठीक हूँ जी। और स्पेशली शेर खान की रिकॉर्डिंग के लिए ही आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ऐसा कहना चाहिए मुझे। नहीं। बहुत सारे लोग आपकी तबीयत को लेकर ईमेल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, हमारे पास जवाब आए, बहुत सारे लोगों के सवाल आए और आपकी तबीयत के लिए लोगों ने पूछा, तो आपको देख के उनको थोड़ा इत्मीनान है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर खान थोड़े टाइम के लिए बीमार हो सकता है, हमेशा नहीं। तो आज की कहानी कौन सी है, कहाँ लेकर चल रहे हैं आप, किस जंगल में? आज हम महाराष्ट्र चलते हैं। बढ़िया। और बात करेंगे टडोबा, जो वहाँ का टाइगर रिजर्व है। जी। और कहानी लेकिन है वागडो मिल की, जो बहुत ही फेमस टाइगर रहा। वागडो जी, मशहूर था काफ़ी मशहूर, और उनकी बात करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से लग रहा था कि हम उन टाइगर्स या उन जानवर की बात करें जो बहुत फेमस रहे हैं। लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी वागडो को लेकर के, और भी सारे रिक्वेस्ट हैं लोगों के, सजेशन है कि हमें करना चाहिए। एक एक करके हम आएंगे, एक बार में तो सारा नहीं हो सकता है। तो इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? वागडो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे हैं और मतलब उनको अगर आप सर्च करेंगे जी, तो एक कमाल की शख्सियत थे वो, लहीम सहीम बड़ा बहुत शानदार। तो तडोबा जो है महाराष्ट्र के में आता है और वहाँ का सबसे बड़ा जंगल है ये, और बाघ तो हैं ही, मतलब टाइगर की संख्या यहाँ ठीक ठाक है। उसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर और हिरन वगैरह तो हैं ही। तो एक परफेक्ट जंगल है, मतलब सब कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे। और लास्ट सेंसस यानी 2022 में जब सेंसस हुए थे तो महाराष्ट्र में 444 टाइगर थे। ओके। और सिर्फ टडोबा में ही 87 टाइगर्स, यानी कि हेल्दी काफ़ी अच्छी नंबर आप कहें जी कि वहाँ पे हैं टाइगर। और 1955 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और फिर इसके बाद इसी के बगल में अंधारी एक नदी है जी, अंधारी नदी करके है। उसके बाद इसे 1986 में, हाँ 86 में इसे
सेंचुरी घोषित किया गया, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। और 1993 में 1993 में जी, इस पूरे 625 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। तो ये तो हो गई बात इस रिजर्व जंगल की कि कैसे इसका पूरा वो फॉर्मेशन होता चला गया। वागडो मिल जो था इसको स्कारफेस भी कहते थे। अगर आप उनकी पिक्चर को देखेंगे तो उनके आँख के नीचे ऐसे एक निशान है। वो निशान क्यों पड़ा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वागडो साहब बाइसन का शिकार करने गए थे। अच्छा, बाइसन इंडियन गौर जो होते हैं, जी जी जी, और बहुत लहीम सहीम होते हैं साइज़ में, बहुत मुश्किल होता है टाइगर का मारना इनको। और गौर के जो नीचे के पैर होते हैं ना, जो जिनको हम पंजे के ऊपर का हिस्सा, वो सफ़ेद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी वो कत्थई कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगा वो भी दिखते हैं बाइसन भी। तो वागडो साहब को लगा कि आज मैं इनको निपटाऊंगा। और जब वो उन्होंने चार्ज किया, अटैक किया, तो बाइसन जैसे मैंने कहा कि मारना आसान नहीं होता है। मतलब उसके कंधे आप देखेंगे जैसे एक जंगली भैंसे जो होते हैं, जी, तो ये भैंसे से भी बहुत साइज़ में हैवी होते हैं। तो इन्होंने जब उनको थोड़ा भारी दिया तो बाइसन ने सींग घुसा दी। उन्होंने सींग से मारा तो वागडो साहब के यहाँ पे निशान आ गया, तो स्कार फेस भी कहते थे, जिससे वो और भयानक लगने लगा। हाँ, और बाइसन अगर आपने देखा है कभी, आपने नहीं देखा, मैंने होगा, ऐसे सामने से बहुत ही खूबसूरत मुझे लगते हैं वो। बल्कि कई बार टाइगर कितना शातिर होता है ये यहाँ से पता चलता है कि बाइसन को मारने के लिए, चूँकि उनका पूरे ऐसे कंधे पे गोश्त बहुत सारा होता है, मतलब मसल्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ से पकड़ना मुमकिन नहीं है टाइगर के लिए। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर हमेशा घात लगा के, यानी पीछे से ही हमला करते हैं, कभी सामने से हमला नहीं होता, सामने से चार्ज होता है। जब उसे हमला करना हो तो घात लगा के प्लानिंग के पूरा हाँ, चुपके पैर रख के पीछे से ही हमला करते हैं। तो बाइसन को यूजुअली वो क्या करते हैं, पीछे से पैर पे कूद जाते हैं, उनके पिछली पैर पे। अच्छा, और पैर टूटने की वजह से वो गिर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है लेकिन। और फिर वो उसे किल करते हैं टाइगर। लेकिन यहाँ पे उनके सींग लगने की वजह से वागडो साहब को थोड़ा सा नुकसान हुआ। और वागडो जो है, आँख को भी नुकसान पहुंचा? नहीं, आँख को नहीं पहुंचा था, लेकिन उसको दिखने से वो एकदम खलनायक विलेन टाइप से दिखने लगे। और जंगल बुक का जो शेर खान है कैरेक्टर, उसके भी हाँ, तो वो कहीं ना कहीं पे उससे जोड़ करके भी देखा जा सकता है। और वागडो जो थे तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के T38 के नाम से भी जाने जाते थे। T38 ऑफिशियल नाम, ऑफिशियल जैसे होता था ना कि T1 T2 T38। और वागडो साइज में बहुत बड़े थे। यूजुअली जो एक फुल्ली ग्रोन टाइगर जो होता है मेल जी, उसका वजन 200 से 260-65 किलो तक का होता है जी। वागडो का वजन 300 से ऊपर था। बाप रे बाप, 300 केजीज के ऊपर उनका साइज था। और इसलिए उन्हें एशिया का सबसे बिगेस्ट टाइगर भी माना जाता था। लहीम सहीम, बल्कि जब वो चलते थे फीमेल के साथ तो ऐसा लगता था जैसे किसी कप्स के साथ कोई मेल घूम रहा हो, अच्छी लगती थी इतना। तो ये इतना इनका आकार ऐसे कैसे बड़ा हुआ? क्या ये इनकी ब्रीड क्या थी, क्या से वो थी? नहीं, ये इसके कुछ वो नहीं है। अच्छा, अच्छी खुराक ली होगी उनका। कई लोग होते हैं, हमारे घर में भी आप जाएंगे, आपके घर में देखेंगे 4 भाई, एक 5 फुट का, एक 6 फुट का है, लेकिन लहीम सहीम एक टुकड़ा है। आप भी खैर थोड़े पतले ही हैं। और वागडो का नाम जो मिला वो वाटर होल से उनको मिला था। वाटर होल से? वाटर होल जो पानी पीने के लिए बनाए जाते हैं, जी जी जी, और नेचुरल भी होते हैं और कुछ मैन मेड भी होते हैं। और ये मुहरली करके ये वाटर होल था, वहाँ पे पहली बार टूरिस्ट ने इनको देखा था जब वो 4 साल के थे। अच्छा, और जब ये डिस्कवर हुए पहली बार? हाँ, और ये इलाका जो था, ये इलाका था येड़ा अन्ना का। क्या नाम है येड़ा अन्ना, हमें फिल्मों में सुनाई देता है कि एक विलेन है येड़ा अन्ना। तो ये येड़ा अन्ना का इलाका था। और वागडो साहब जो थे काफ़ी दिनों से उस पर अपनी निगाह गड़ाए हुए थे कि ये इलाका उनको चाहिए। और कहानी इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आगे जाकर के कि कैसे वागडो ने उनको देखा। तो 2009 में पहली बार टूरिस्ट ने वागडो साहब को मुहरली वाटर होल पे देखा वहाँ पर, और वो करीब 4 साल के थे उस समय। अब वागडो मिल इतने फेमस कैसे हुए, इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जी। तो हुआ यूँ कि टेरिटरी पे कब्जा करना था जी, मुहरली जो हमने अभी बात की,
येड़ा अन्ना का इलाका था, जो कि येड़ा अन्ना बहुत फेमस टाइगर थे। और येड़ा अन्ना की एक फीमेल फ्रेंड थी, उसी इलाके में रहती थी, जिनका नाम था माधुरी। क्या बात है। और येड़ा अन्ना से ही माधुरी के 3 बच्चे भी थे। और जब वागडो की एंट्री होती है, मतलब वो टेरिटरी पे कब्जा करने आते हैं, तो सबसे पहले तो येड़ा अन्ना को उन्होंने खदेड़ा, क्योंकि टेरिटरी फाइट में आपको पता है 2 टाइगर लड़ते हैं तो कोई एक ही कब्जा कर सकता है। तो वागडो ने येड़ा अन्ना को चैलेंज किया, फाइट की, येड़ा अन्ना हार गया और उन्होंने टेरिटरी छोड़ दी। अब वागडो का कब्जा था। लेकिन वागडो ने क्या किया, येड़ा अन्ना के 3 बच्चे यानी माधुरी के 3 बच्चों को मार दिया। अरे बाप रे। और माधुरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। तो ये राजा रानी वाली कहानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद माधुरी ने वागडो मेल से, क्योंकि वागडो अपने बच्चे चाहते थे, तो माधुरी ने 4 बच्चों को जन्म दिया वागडो से, और चारों फीमेल। क्या बात है। और इनके नाम क्या थे? जंगल के लिए फीमेल का होना बड़ा अहमियत रखता है। यस, बिल्कुल। और उनके इन चारों के नाम क्या थे? सोनम, गीता, मोना और लारा। जैसे लग रहा है हम किसी फिल्म को देख रहे हैं, नाम होता है ना कि। तो ये 4 नाम थे, सोनम, गीता, मोना और लारा। और इनकी खूबी थी चारों बहनों की, ये साथ में मिलकर शिकार करती थी। तो इन्हें गैंग भी बुलाया करते थे लोग, कि ये गैंग बना करके प्रॉपर प्लानिंग करके हंट करते थे अपने शिकार को। यहाँ पे जो बच्चे मारने वाली बात मैंने कही कि वागडो ने येड़ा अन्ना के 4 बच्चों को मारा, वो इसलिए होता है कि अगर बच्चे साथ रहेंगे मदर के, तो वो मेट नहीं करेगी। करेक्ट। और उस टाइम तक, यानी करीब 1.5 से 2 साल तक वो मेट नहीं करती है। जब वो अपने बच्चों के साथ होती है, तो वागडो को मेट भी करना था, इसलिए उसने माधुरी के 3 बच्चों को। ये उसी कुदरत का हिस्सा है उसमें ऐसा नहीं कि वागडो ने कुछ अननेचुरल या कुछ गलत किया। दैट्स जंगल का अपना हिसाब है, हमारे इंसान की तरह वो नहीं होते, लेकिन फिर भी इंसानों से बेहतर होते हैं। तो इन चारों बहनों में बड़ी एकता थी, गैंग बना करके शिकार करती थी और खुश रहती थी। वागडो को बिग डैडी भी बुलाते थे। बिग डैडी, क्योंकि न सिर्फ माधुरी से और भी कई फीमेल के साथ उन्होंने मेट किया, और करीब 40 बच्चे वागडो मेल से टडोबा को मिले। क्या बात है, वाह। बिग डैडी इसलिए भी कहते थे। दूसरा, वो बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहते थे, यानी केयर करना, उनका ध्यान रखना, फीमेल का, बच्चों का, सबका। तो इज ए कंप्लीट फैमिली मैन, ये भी उनको कहा जाता था, बिग डैडी। नाम देखिए कितना अच्छा रखा गया जी। और जब माधुरी के जो 4 बच्चे थे, उनमें जो सोनम थी, वो थोड़ी चतुर, चालाक, तेज तर्रार। तो मुहरली प्राइम इलाका माना जाता है टडोबा का। तो उन्होंने अपनी 3 बहन और अपनी माँ मोहिनी को इलाके से खदेड़ दिया। हम आप जानते हैं, बगावत हो गई। हाँ, हम आप जानते हैं अच्छे से कि टाइगर टेरिटरी में रहता, चाहे मेल हो चाहे टेरिटोरियल फाइट होती है। तो उसने अपनी 3 बहनों को और अपनी माँ को उस इलाके से खदेड़ दिया। और माधुरी भी अपने 3 बच्चों को छोड़ करके बफर जोन में चली जाती हैं कि वहाँ नहीं रहना। अब यहाँ पे कहानी में एक चेंज आया। जैसे कि येड़ा अन्ना थे तो वागडो आए, उसको भगाया। अब बारी थी वागडो मेल की। अब यहाँ पे एक हट्टे कट्टे बढ़िया ह्यूज टाइगर, जिसका नाम था बजरंग, उसकी एंट्री होती है। बजरंग? हाँ। बजरंग कहाँ से आए ये किसी को नहीं पता चला। और जैसे कि विधि का विधान है कि कल तक जो वागडो का था, येड़ा अन्ना का था, वो वागडो का था। अब बारी थी बजरंग की। तो बजरंग ने येड़ा अन्ना को खदेड़ दिया। और येड़ा अन्ना चूंकि एज हो चुकी थी, तो उतनी ताकत उनमें थी नहीं, तो वो भी छोड़ करके इधर उधर बजरंग के डर से दूसरे इलाकों में चले गए। और बजरंग बाका जवान था, तो उसका वहाँ पे कब्जा हो गया। और लेकिन जब बजरंग ने इन्हें खदेड़ा,
वागडो को, तो ये फिर बाहर निकल के जंगल से। बजरंग की एक खूबी थी कि एक टाइम पे वो 7 से 8 गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे। शौकीन आदमी थे काफ़ी। दूसरा ये भी कहा जाता है कि माधुरी के जाने के बाद से भी वागडो का मन नहीं लग रहा था, तो वो चले गए, बट ये मैं नहीं मानता। और वागडो बहुत एज में आ गए थे। फिर वो दिवाड़ा एक जगह है वहाँ पे, 2016 के करीब बात है ये, वहाँ पे भी अपना इलाका उन्होंने बनाया। लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइगर था, खली, उसने इन्हें पुश करके हटा दिया। कहानी के सारे नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इनफैक्ट जब जंगलों में जाता हूँ तो नाम जो हमने बाकी नाम भी सुने हैं, चार्जर, बिट्टू, मछली, बांका, ये सब टाइगर के नाम होते हैं, बड़े प्यारे नाम होते हैं। तो आखिरी के 15 दिन ये सिन्हाला फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये काफ़ी बूढ़ी अवस्था में, इंजर्ड भी थे क्योंकि फाइट वगैरह इनको जहाँ से गुजरते थे कोई ना कोई, मतलब कहते हैं एक वक्त आता है बुढ़ापा जब टाइगर को होता है तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो हंट करने के लिए किस इलाके में जाए, जहाँ जाएगा एक दूसरा टाइगर होगा जो एक, और इसलिए भी क्योंकि वो अपनी जवानी में इतनी ताकत देख चुका होता है। हाँ, लेकिन फिर बुढ़ापा अच्छे इंसान को आप देखिए ना, वो कॉन्ट्रास्ट हो जाता है बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो बुढ़ापा टाइगर के लिए बहुत ही तकलीफदेह होता है, मैं कहूँगा। वो हंट नहीं कर सकता उतनी फुर्ती से, प्लस जिस इलाके में जाएगा, चूँकि टाइगर टेरिटोरियल है, एक टाइगर उसको मिलेगा जिसका वो सामना करेंगे, और जीत सकते नहीं क्योंकि ताकत उसमें, हालांकि सबका नंबर आएगा। ये चीज़ हर टाइगर को फेस करनी होती है लाइफ में, वागडो नहीं, जो भी होगा, XYZ, वो बजरंग हो, खली हो, येड़ा अन्ना हो, XYZ कोई भी होगा, उसका अंत ऐसे ही होता है। बिल्कुल, बड़ी तकलीफदेह होती है। तो लास्ट के जो 15 दिन थे उनके बड़े कठिन भरे थे। जंगलात वाले जो उनकी देख रेख कर रहे थे, उनका कहना था कि काफ़ी ज़ख्म भी थे, कमज़ोर बहुत ज़्यादा थे। सिन्हाला फॉरेस्ट में मई 23 को 2022 में उनकी मौत हो गई, और वहाँ पे वागडो की कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर इसी सिलसिले में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कई और कैरेक्टर, क्योंकि एक फैमिली है, एक ब्लड लाइन चलती है इनकी जो चलती रहती है। तो फिर लेकिन वागडो के जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती थी, उनका जो फेम था जी, मतलब एशिया के सबसे वागडो के सुपरस्टार भी कहलाते थे, सुपरस्टार भी थे। और 40 बच्चों का योगदान किसी जंगल में देना बहुत बड़ी बात है। ये तो पूरा जंगल बसाने जैसा हो गया। बिल्कुल, 444 टाइगर पूरे महाराष्ट्र में 22 के सेंसस में पाए गए। सिर्फ टडोबा में 40 टाइगर का कंट्रीब्यूशन वागडो साहब का था। और मतलब आप पिक्चर्स देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, हम पिक्चर नहीं डालते, कॉपीराइट का चक्कर होता है, तो दिखने से बहुत भयानक लगते थे वो, लेकिन हरकतों से वो कभी ऐसे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने येड़ा अन्ना को भगाया, दैट्स अ नेचुरल थिंग, उसको भी सर्वाइव करना होता है। अच्छा, येड़ा अन्ना का नाम येड़ा अन्ना कैसे पड़ा होगा? लोग रख देते हैं, येड़ा है, येड़ा अन्ना है, कुछ भी रख दे, बजरंग। येड़ा का मतलब थोड़ा सा पागल, थोड़ा सिरफिरा। अक्सर अन्ना मतलब तो भाई होता है, हाँ, अन्ना मतलब भाई, बड़ा भाई, और येड़ा मतलब थोड़ा सा हटेला टाइप, हाँ। पिक्चर में येड़ा अन्ना है, तो उस तरीके से लोग रख देते हैं। मुझे अच्छा लगता है लोग नाम रखते हैं। जैसे कई लोगों का ऑब्जेक्शन है जंगलात वालों का कि नाम नहीं होने चाहिए जो नाम रखे जाते हैं जी। उससे क्या होता है कि जब एक टूरिस्ट जंगल में जाता है, जैसे अब वागडो अगर अभी जिंदा होते तो मेरा मानना है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो पहली बार टडोबा जाते तो उनकी कोशिश रहती कि वागडो को ही देखना है। राइट। तो बाकी जो क्रिएचर्स हैं, बाकी जो जानवर हैं या बाकी जो टाइगर्स हैं, वो थोड़ा उनकी आउट ऑफ फोकस, हाँ, उनका थोड़ा फेम कम हो जाता है। करेक्ट। और प्रेशर भी फिर उस टाइगर पे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हर जिप्सी उसी को ढूंढ रही है, हर गाइड उसी को ढूंढ, तो नाम गलत है, ये मैं भी मानता हूँ। सुनने में भले ही अच्छा लगता हो। और T1, T2, T3 ये जो सिस्टम है टाइगर 1 हर जगह पर है, बांधवगढ़ का B1, B2, BT3 टाइप से चलता है। और ये जंगलात वाले कोशिश करते हैं कि नाम न रखा जाए, लेकिन टूरिस्ट का क्या है, नाम तो पड़ ही जाता है, नाम रख देते हैं। जो दोस्त यार नाम रख देते हैं लोगों का मजाक में कुछ। मतलब मुझे सबसे अच्छा नाम तो कलुआ लगा था, मेरा फेवरेट कलुआ, क्योंकि उसकी धारी बहुत काली थी। उसका भाई मलुआ जो थोड़ा मटमैले कलर का था,
उसी का भाई था बोखा, जिसकी एक दांत टूटी हुई थी। तो ये सारे नाम सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट मेरा मानना है कि नाम रखने से एक परेशानी जो मैंने बताई कि एक टाइगर पे प्रेशर बढ़ता है। पर उसकी एक पर्सनालिटी भी समझ में आती है इस नाम रखने से कि हाँ, अब जैसे कैसा खली था। किसी ने नाम रखा तो हाँ, वो ऑफकोर्स बहुत आपको लहीम सहीम होगा, अंदाजा लग जाता है। हाँ, एक खली कॉर्बेट में भी थे जो मेरठ में पाए गए थे, मतलब खाल मिली थी उनकी, पोच हो गए थे। पोचिंग भी एक बहुत बड़ा समस्या है किसी भी जंगल के लिए। Exactly. और मैं फिर देख रहा हूँ कुछ पिछले 2-3-4 महीने से कि पोचिंग काफ़ी तेज हुई है हर जंगल में। इसका एक रीज़न है, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। पोचिंग बहुत ऑर्गेनाइज होता ही है। पोचिंग हो ही कभी सकती भी है बस। ऐसे नहीं कि आप उठे और गए और आपने कांड कर दिया। राइट। आप रेकी करते हैं, उन पूरे लोगों की एक टीम बनती है, पूरा एक नेक्सस पूरा उनका कहिए बनता है, और जो उनके आका बैठे हैं वो उनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल। आप पोचर जानते होंगे, पोचर का काम है मार के उनके हवाले कर देना। अब ये माल कहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। पोचिंग हमारे जंगल के लिए नासूर है। पोचिंग और जंगल की आग, बेशक ये नासूर है। ये सबसे ज़्यादा खतरा जो है पोचिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा गर्मियाँ जब आती हैं जंगलों में आग जंगल लगती की है। आग, पूरी दुनिया की बात करूँगा, अभी कैलिफोर्निया वगैरह में आपने देखा जी। जंगल में आग लगी थी। हिंदुस्तान में भी अब आप देखेंगे जंगलों में आग लगती रहती हैं। इसीलिए इस टाइम पे जंगल वाले बड़े मेहनत करते हैं, मैं सतर्क कहूँगा। रहते हैं काफी। हाँ, स्पेशली जो टाइगर रिजर्व या इस तरीके के फॉरेस्ट हैं, वहाँ फायर लाइन लगाई जाती है। अभी जैसे गर्मियाँ जैसे पत्ते गिरेंगे, फायर लाइन का बड़ा अच्छा सिस्टम है। जैसे बीच में 10 फीट का गैप बना देते हैं, पत्तियों को अलग करके आग लगा देते हैं, सो दैट अगर आग बढ़ेगी तो ये 10 फीट का जो रास्ता है जिसमें मिट्टी डली हुई है, आग इधर नहीं जाएगी। इसे फायर लाइन बोलते हैं। हर साल की एक प्रैक्टिस जंगल वालों की होती है। राइट। दूसरा जो सबसे बड़ा एक परेशानी का सबब जो है वो ये है कि टाइगर्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं जी, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं जी। लेकिन जंगल का क्या, जंगल तो उतने ही है और हम इंसान उसको काटने में कोई भी कोताही नहीं बरत रहे, बिल्कुल मजे में, मतलब जंगल काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ को खत्म जैसे करते इसका जा कोई रहे हैं। नुकसान नहीं होने वाला है। हमें जॉब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट के नाम पे सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन जंगल को काट करके नहीं। बिल्कुल। जंगल और इन्वायरमेंट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बिल्डिंग्स का करोगे क्या फिर आप? नहीं, जंगल ख़त्म, टाइगर ख़त्म, जानवर ख़त्म, हम भी ख़त्म। वो एक साइन है जिसको हम समझ नहीं रहे हैं कि जिस तरीके से हम बड़े लेवल पे सारी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की कमी से हम मरेंगे। क्यों? जंगल ही काट देंगे। जंगल क्या देता है हमें? ऑक्सीजन भी तो देता है ना। बेशक। हम सिलेंडर कितना खरीद लेंगे? अब गरीब आदमी क्या करेगा जिसकी औकात नहीं है? कितना सिलेंडर पर? चाइना वगैरह में लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में देखिए बहुत सारे लोग घर में एयर प्यूरीफायर, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो आप ऑक्सीजन खरीद ही रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्यूरीफाई क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत? क्योंकि पहले आपने उसको बर्बाद कर दिया। अभी तो प्यूरीफायर पे हो, कुछ टाइम के बाद आप सिलेंडर अपने बैग में लेके या कंधे पे लेके घूम रहे होंगे, मास्क लगा करके ऑक्सीजन ले रहे होंगे। क्या स्थिति होगी सोचिए। डर लगता है कि आने वाले वक्त या आने वाले जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे, हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको हम क्या देके जाएंगे? कंक्रीट के जंगल, ये जंगल तो हम ख़त्म कर ही रहे हैं, और क्या बचा लेंगे हम दावा करते हैं हमने टाइगर डबल कर ली, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में टाइगर डबल हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें हमने क्या किया है? हमने क्या कर दिया उसमें? कुछ नहीं। पहले तो इससे 100 गुना ज़्यादा थे, 1000 गुना ज़्यादा टाइगर थे, जानवर थे, जंगल थे। हम ही ने ख़त्म करते 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 यहाँ तक लिया, और हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने टाइगर को बढ़ा दिया है। आपने कुछ नहीं किया है। ये भ्रम से बाहर निकलना होगा हमें। टाइगर नीड स्पेस, उसको जगह चाहिए, जंगल चाहिए। किसी भी जानवर को वो खुद ब खुद सर्वाइव कर जाएगा। और धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति जो है इंसान है। ये बिल्कुल मैं रोज़ दिमाग में टन टन करके मारता रहता हूँ अपने। और मैं देख रहा हूँ कि शेर का के सुनने देखने वाले भी इस चीज़ को मानने लगे हैं, और ये सच है। बेशक। तो ये थी आज की कहानी वागडो की। जी। फिर अगले हफ्ते किसी ने उस पर आएंगे, और बाकी आपको कुछ सवाल हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो वागडो साहब जो थे, इनका स्वभाव कैसा था? उनके बिहेवियर में कुछ कम बात हुई, किस तरह के थे? क्या आक्रामक थे काफ़ी? नहीं, ऐसा कभी नहीं पाया गया। वो अपनी टेरिटरी में जब आए तब उन्होंने आक्रामक मतलब थे येड़ा अन्नों को हटाने के लिए, जो कि नेचुरल है। वो लड़ने आएगा तो ऐसे नहीं बोले हेलो बडी चले जाओ यहाँ से, अब मैं रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। वो लड़ेंगे,
जो ताकतवर होगा जंगल में वही सर्वाइव करता है। वैसे ही टाइगर में है, टेरिटरी पे जिसका ज़्यादा ताकत होगा वही कब्जा राज उसी का करेगा। होगा, हाँ वही राज करेगा। वहाँ तक ठीक था, उसके बाद से कभी ऐसा नहीं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उनका जो आकार था वो काफ़ी लहीम शहीम, काफ़ी बड़ा था। तो जब आमतौर पे देखा जाता है कि लंबे चौड़े जो जानवर हैं वो थोड़ा दूसरे छोटे यहाँ जानवर पे को दूसरी दबाते थ्योरी हैं। है कि अगर इतना लंबा चौड़ा टाइगर है तो टाइगर भी पागल नहीं होते ना, अपने साइज देख के किसी से भिड़ते हैं। तो बाकी टाइगर उससे डरते ही थे, तो उसको ज़्यादा लोड नहीं लेना होता था, एफर्ट नहीं मारने होते थे। राइट। वो अपना आराम से अपनी टेरिटरी में बिग डैडी भी बुलाते थे, क्योंकि हाँ। बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। हाँ। 40 बच्चे उन्होंने जंगल को दिए और माधुरी के साथ उनका प्यार था ही। प्यार था। तो ऐसा कुछ नहीं था उनके बिहेवियर में कि अग्रेसिव हो रही है वो। तो अगर उन्होंने 40 बच्चों को जन्म दिया उनके ज़रिए, तो वो तो एक तरह से एक ब्लड लाइन हो गई इनकी तो पूरी बिल्कुल बिल्कुल। तडोबा तो में। नॉट ओनली माधुरी के अलावा भी कई टाइगर्स के साथ इन्होंने 40 बच्चों को जन्म दिया। तो ठीक ठाक बहुत अच्छी ब्लड लाइन में कहूँगा इन्होंने टडोबा को दी। राइट। और मतलब फोटो देखेंगे तो मुझे बड़े इनोसेंट से लगते हैं वागडो साहब। ठीक है, वो स्कार मार्क जो है, स्कार मार्क तो है, उसकी वजह से आपको लगता है विलेन गुंडे टाइप के लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत क्यूट और सिंपल से टाइगर लगते हैं। और वो जहाँ हैं सुकून में रहें, यही मेरी दुआ है। तो जो लास्ट में जब उनको घायल अवस्था में देखा गया जब थे, तो वो क्या कोई एक बड़े कोई संघर्ष की वजह से हुआ था, या वो पता नहीं चल पाया कि कई जानवरों का हाथ हो सकता है उसमें, कई है ना? क्योंकि वो कंटिन्यूअस, जैसे लास्ट जो उनको दिखाया था सिन्हाला फॉरेस्ट जो रेंज था वहाँ पे उनको देखा गया था। तो जिस जगह से गुजरते थे, एक दौर था जब वो गुजरते थे तो लोग दबे रहते थे, लेकिन जंगल का उसूल है कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं होती। तो जिस जगह से वो गुजरते थे, एक टाइगर उनको ढकेलता था, मतलब 2 पंजे मार दिए, जख्मी हो गए, आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़े, कोई और मिला। तो इस तरीके से बुढ़ापे में उनके अच्छे दिन नहीं थे, जो कि किसी टाइगर के नहीं होते, बहुत मुश्किल भरा दिन होता है। और बस फिर वहीं पे उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। ये जो जानवरों में जब एक बुढ़ापे की जब अलामत शुरू हो जाती है और जब उनके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, दिखाई देना कम हो जाता है, तो ऐसे में क्या जंगलात की तरफ से उनके लिए कोई असिस्टेंस कोई प्रोवाइड की जाती है, या उनको ये मान लिया जाता है कि यही नेचुरल एक तरीका है अपने सर्वाइवल का, कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है? जंगल वाले ऐसा नहीं कि एकदम से इंटरफेयर करते हैं कि पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, उनकी चूँकि टाइगर बहुत कम है जी, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इतना करते हैं कि कभी ज़ख्मी हो गया तो मलहम पट्टी कर दी ट्रैंक्लाइज करके, और या 2 टाइगर भिड़ रहे हैं और उनको लग रहा है यार कि ऐसा ना हो कि एक टाइगर को नुकसान हो, तो एक टाइगर को खदेड़ करके दूसरे इलाके में जहाँ पे दूसरे टाइगर की प्रेजेंस नहीं होती, तो कोशिश करते हैं उधर ले जाए। बहुत ज़्यादा दखल नहीं होता है जंगल वालों का, लेकिन कोशिश रहती है कि बीच बचाव कर देते हैं कई बार वो, तो ताकि एक टाइगर बच जाए, क्योंकि टाइगर को नहीं पता है ना कि वो कम है, तो वो तो झगड़ा, लेकिन जंगल वालों पे प्रेशर की नंबर बढ़ाओ। तो वो कायदे से ये नहीं होना चाहिए, उनको नेचुरल प्रोसेस से ही गुजरना चाहिए, और एंड में वही होता है। ऐसा नहीं कि उनको उठा करके फिर वो जंगल में छोड़ दे, धीरे धीरे वो अपनी जो उनकी मेन आखिरी मंजिल जिसे हम कहते हैं वहाँ तक वो चले जाते हैं। फिर जब वो नहीं रहते तो टाइगर का एक उसूल है कि टाइगर को उठाया जाता है, उसे जला दिया जाता है, ताकि हर जगह पे हो सकता है धांधली हो, तो कोई पंजे मतलब नाखून, उनके हड्डी, उनका गोश्त, उनकी खाल को कोई कहीं बेच न दे। तो पूरे टाइगर को बाकायदा ऑफिशियल तरीके से एक रिचुअल भी मैं कहूँगा वो है कि उनको मुखाग्नि दे करके, और उससे पहले उनका एक पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम तो कंपलसरी होता है, वो करने के बाद उनकी समाधि बना के चिता जलाई जाती है। एक रिचुअल भी जो हिंदुस्तान में है उसके तहत होता है। तो जैसे मछली समाधि भी बनती है? नहीं, समाधि नहीं बनती, जला करके उनका डिस्पोज कर देते हैं, बस ये कर देते हैं, राख हो जाता है सब कुछ। समाधि सिर्फ चार्जर की है, बांधवगढ़ में आप जाएंगे तो वहाँ उसकी समाधि बनाई गई है। चार्जर पॉइंट एक जगह है बांधवगढ़ में, आप जाएंगे तो वहीं वो रहते थे। आखिरत में वो अंधे भी हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो उनको एक फेंस में रखा गया था। फिर जब वो इंतकाल किए, जब उनकी मौत हुई, तो उनकी एक समाधि बना दी गई है, चार्जर पॉइंट लिखा हुआ। ऐसा नहीं कि मकबरा टाइप का कुछ, हमें बस एक निशानी बतौर रखा गया है कि यहाँ पे चार्जर आखिरी सांस लिए थे। इनफैक्ट मैंने जब मछली का वो देखा था, जब मछली नहीं रही थी, वो इंसानों से बड़ा मुझे लगा था। वो पूरा जो रिचुअल था, जिस तरीके से लोग रो रहे थे, फूल मालाएं, उनकी पूरी अर्थी को लेकर अटैचमेंट था उनका उसके साथ,
वो कमाल का मतलब। और ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने कभी जंगल की यात्रा नहीं की है या जो इस दुनिया से थोड़ा जंगल की यात्रा के अनजान अलावा है। कि मछली से हमारा, मैंने पूरी फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो जी। मैं करीब 6 साल तक उनके साथ अटैच था। जी। और 6 साल अगर आप किसी के साथ देखे रहें और फिल्म बना रहे हैं क्लोजली, तो आपको प्यार हो जाता है। और जब मछली गई थी तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो रो नहीं रहा था, चाहे वो फॉरेस्ट वाले हों, टूरिस्ट हो, हम लोग भी थे, हम सारे रो रहे थे क्या हो गया। इनफैक्ट मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग थी तो आखिरत में थी वो, तो जब वो इंतकाल की तो 3 दिन बचे थे, तो फ़ौरन उस पोर्शन को ऐड करके मुझे फिर उस फिल्म को दिखाना था, वो दिखाई गई, वो हिस्सा आपने जोड़ा उसमें। उसको जोड़ा। तो दुखदाई होता है। जैसे बीटू को लेके मैं बहुत इमोशनल था। बीटू बहुत शरीफ, इतने शरीफ कि उन्होंने कभी किसी पे चार्ज ही नहीं किया पूरे जीवन में। चार्जर के बेटे थे। और मैं जंगलात वालों के साथ था, वहाँ के फील्ड डायरेक्टर पाटिल साहब होते थे और एक पाठक साहब होते थे। तो बीटू को डॉट देते थे दवाई के लिए, तो इतना वीक हो गया था कि डॉट मारते तो हफ्ते भर तक वो ठीक रहते थे, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयाँ दे दी। फिर आखिरी में जब उनको डॉट मारा गया तो वो हिले भी नहीं, मतलब इतने वीक हो गए थे। चली नदी के किनारे, यूजुअली टाइगर जब आखिरत में होते हैं तो या तो किसी, कोई भी जानवर, जब इंसान भी जब मरता है तो वो पानी पीना पसंद नहीं, पानी की तलब लगती है, बिल्कुल, बहुत प्यास होती प्यास है, होती है। प्यास लगती है। तो बीटू भी जब मिले थे तो वो एक वही चरण गंगा के किनारे ही उनको आखिर में देखा गया था। यूजुअली टाइगर कई बार ये भी करते हैं कि किसी सुनसान जगह पे, मांद वगैरह हो, ऐसा कोई शांत जगह, वहाँ चुपचाप बैठ करके दम तोड़ देते हैं। तो ये एक कहानी है जिसको सुन के तकलीफ़ होती है, बट जंगल की सच्चाई यही है। इंसानों भी यही होता है, आज हमें कल नहीं रहेंगे। टाइगर्स भी हैं, उनकी तो लाइफ और कम होती है, 16, 17, 18 साल इतना ही होता है। अच्छा, वागडू के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सुना कि उस ज़माने में बहुत जो फोटोग्राफर्स थे और वो थे, वो उनके साथ फ़ोटो वोटो लेने के लिए बड़ा संघर्ष करते थे कि फ़ोटो मिल जाए उनके साथ। बड़ा उनका एक स्टारडम हुआ करता था उस ज़माने में। हर टाइगर का तो नहीं होता, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी टाइगर रहे हैं, उनमें से वागडू भी रहे हैं। तो होता क्या है कि जब कोई, यही वाली बात आई यहाँ पे कि नाम रख देने से वो फेमस हो गया। वागडू की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? राइट, हजारों सही बात है। टाइगर थे, आज हम वागडू की बात क्यों करेंगे? वागडू नाम की वजह से। तो हर टूरिस्ट की कोशिश होती थी कि सबसे जो फेम वाला टाइगर, जो फेमस टाइगर है, उसकी फ़ोटो खींच लूँ, ताकि दोस्तों को दिखाऊंगा, बोलेंगे ओ वागडू की तुमने फ़ोटो खींची। तो नाम वाली बात पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन रखता हूँ, नाम नहीं रखना चाहिए, बट अच्छा लगता है नाम। अच्छा भी लगता है और एक पर्सनल कनेक्शन भी बनता है हाँ, उससे। लेकिन उससे बाकी टाइगर दबते हैं ना, और प्रेशर भी वागडू पे ज़्यादा है। हर टूरिस्ट, हर जिप्सी वाला, हर गाइड वागडू देखना है। और ये नाम मैं समझ नहीं पा रहा था, ये क्या है वागडू का कहना है? मतलब बाकी समझ में आ रहा है खली और ये वो, बट वागडू मुझे देखना पड़ेगा क्यों रखा गया। मैंने भी चेक नहीं किया कि नाम वागडू पर इसी नाम से वो मशहूर थे। वागडू इसी नाम से, वागडू के ही नाम से मशहूर थे और बहुत ही फेमस जी टाइगर थे, तडोबा अंधारी रिजर्व के, टाइगर रिजर्व के। तो ये जो फॉरेस्ट है अभी तडोबा का, अभी वहाँ के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छी साइटिंग है। अच्छा, तडोबा आप घूमने जाएं, वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि वहाँ ब्लैक रोड भी है, यानी तारकोल वाले रोड। अच्छा, ओके। उसकी बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पे, कई और टाइगर्स और उनकी फैमिली है जो बहुत फेमस हैं। किसी एपिसोड में और बात करेंगे, अभी ये सब बता देंगे तो हमारे पास माल मसौदा कम पड़ जाएगा। तो तडोबा की भी एक से कहानी है, और कहानियाँ लेकर के हम जल्दी आएंगे। वो जंगल बहुत खूबसूरत है। तो किस सीज़न में जाने के लिए ये मुफीद है जाना? मैंने कहा जितनी गर्मी पड़ेगी, अच्छा, साइटिंग के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जानवर पानी पीने के लिए वाटर होल पे, इन सब जगहों पे आते हैं, और साइटिंग के चांसेस तब अच्छे होते हैं। लेकिन उस समय मशक्क़त टूरिस्ट को करनी होगी, या जो देखने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है जी। तो उसमें आपको सारा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जा रहे हैं तो डिहाइड्रेट ना हो जाए। बिल्कुल। पर इसके साथ वो डिस्क्लेमर भी ज़रूरी है कि जब आप किसी जंगल में जाएं तो सिर्फ ये सोच के मत जाएं कि भाई मुझे फला टाइगर को देखना है। आप ये सोच आप के जाएं जंगल कि देखने जा रहे हैं, आप जंगल देखने जा रहे हैं, आप जंगल को एंजॉय करने जा रहे हैं। टाइगर मिला तो बोनस, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कभी भी दिमाग में ये रख के, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, कि मत जाइए कि मुझे टाइगर ही देखने जाना है। मतलब मैं कितने ऐसे ट्रिप में इंटेंशनली, मतलब जानबूझ करके जी, आई अवॉइड टाइगर,
कि यार मुझे जंगल देखना है, आज मैं जंगल की आवाज़ को सुनूंगा। और कई बार तो आप जाते हो किसी योगा सेंटर पे या कहीं जाते हैं आप ट्रीटमेंट लेने रिलैक्स के करने लिए, के रिलैक्स करने के लिए, थेरेपी वगैरह। सच बताओ, जंगल का आवाज़ अगर आपने 1 घंटा आंख बंद करके जिप्सी लगा दीजिए, सब बंद कर दीजिए, कोई किसी से बात ना करे, क्या बात है। सिर्फ जंगल की आवाज़ को 1 घंटा आप सुन लेंगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दिमाग, मन, शरीर शुद्धिकरण हो जाता है। वाह, सब कुछ रिलैक्स्ड, सब कुछ है कुदरत के पास, हर कुदरत इलाज के है। पास है। जब आप जंगल में ऐसे आँख बंद करके लेटते हैं, ओहो, वो टूप टूप छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं उनकी आवाज़ आती है, और झींगुर जो होता है उसकी आवाज़, बीच बीच में कोई जानवर बोल गया, हिरन बोल गया, सोने पे सुहागा लगता चला जाता वो है। कुदरत एक तरह से साउंड डिजाइनर भी है, ओह। साउंड डिजाइन उसने किया है कि क्या चीज़ आपके कान को यार अच्छी बहुत लगेगी। सारे लोग, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि रात में सोते समय आप जंगल साउंड सुनिए, आपको नींद अच्छी आएगी। हाँ, लोग क्यों? अब प्ले करते हैं एप्लीकेशंस डाउनलोड क्योंकि आपको करके। रिलैक्स करता है। और जंगल को जब आँख से आप देखते हो, लश ग्रीन फॉरेस्ट, वो तो अच्छा है। कभी आँख बंद करके सिर्फ जंगल के साउंड को एंजॉय कीजिए, किसी भी जंगल में जाइए, वो अलग मजा है। अगर आप सिर्फ टाइगर के पीछे भागेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। असल में उसमें तो हाँ, पहले बताइए क्या 2 चीज़ें। 2 चीज़ें होंगी, एक, नहीं मिला तो आप निराश, बिल्कुल। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा ट्रिप वेस्ट हो गया, मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैं क्यों आ गया, ये सब आप फ्रस्ट्रेशन में जीना शुरू कर देंगे। दूसरा, टाइगर देखने के लिए आपने पूरे जंगल, मान लीजिए टाइगर ए पॉइंट से डी पॉइंट पे था, तो आपने BC हटा दिया, आप भगा रहे हैं जिप्सी कि वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा, शाम में वहीं दिखा था तो सुबह वहीं दिखेगा, सुबह दिखा तो शाम में वहीं दिखेगा, तो आप कुछ नहीं करो, आप चेस कर रहे हो एक टाइगर। करेक्ट। तो पूरे जंगल को आप मिस कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वो मत करो। आप जंगल जाओ, जंगल के एक एक चीज़ को एंजॉय करो। बिल्कुल। कोशिश कीजिए जंगल में किसी से बात ही मत कीजिए। जब आप 4 लोग जिप्सी में बैठे हैं, बात मत कीजिए। कई लोग फैंटम बनते हैं, अरे ये देखो, अरे ये नहीं, चुपचाप देखो, एंजॉय करो, अगले को भी सुकून हो। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जबरदस्ती फैंटम बनना, उनको आना जाना कुछ कहीं एक बार अगर वो जा चुके हैं पहले, तो जो दूसरी बार जा रहे हैं तो दूसरी फिर बार तो वो इंसाइक्लोपीडिया है। हाँ, भले उसको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको तो ऐसे बताया कि हाँ, टाइगर तो मेरा, ये तो मेरा दोस्त है, इसको तो मैंने ये कुछ ना किया होगा। तो सेल्फी लेना है लोगों को, रील्स बनाने हैं, ये सब मत कीजिए। आँख से बढ़िया कैमरा कुदरत ने कुछ नहीं बनाया है, और दिमाग से अच्छी मेमोरी कार्ड कोई है ही नहीं। और मैं 1000 बार बोला हूँ कि जंगल के जितने एक्सपीरियंस आपको होंगे वो आजीवन आप नहीं भूलेंगे, चाहे 50 बार, 100 बार, 2000 बार जाइए, आप जंगल को जब भी रिकॉल करेंगे, आपको सारे सीक्वेंस फ्रेम बाय फ्रेम याद आ जाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। जब आप किसी जंगल में किसी जानवर को या किसी नज़ारे को देखें तो उसको इतनी गौर से देखें कि जब आप अगली बार किसी को बता रहे हों तो आप पूरी डिटेल दे सकें उसे। हम जब बात करते हैं, हम क्या करते हैं? हाँ, हम जंगल को जब हम बात करते हैं, मैं जैसे आपसे बात करता हूँ, तो मैं पूरी चीज़ें रिकॉल करके वहाँ पहुँच चुका होता हूँ। बिल्कुल। इसलिए मैं फ्रेम बाय फ्रेम समझाता हूँ। क्योंकि आपने देखा हुआ है, जैसे B2 वाला भी मैंने आपसे जिक्र किया जी, कि आखिरी डॉट लगी वो हिले नहीं। इस बात को कितने साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 10-12 साल, बट वो याद है मुझे। जब मैंने पहली बार कलुआ को देखा तो मैंने बोला था, मैं ऐसा लग रहा था जैसे किसी वली को देख रहा हूँ, किसी क्या बोला जाए कि भगवान जैसे आ गए हूँ। चेहरे के आगे ऑरा दिख रहा था मुझे, क्योंकि मैं इतना उसको देख के खो गया था, मैं भूल ही नहीं सकता उसको, और वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा हूँ झाड़ के पीछे बैठा हुआ। मैंने कैमरा रोल नहीं किया था, नहीं किया, फिर नहीं किया, क्योंकि मैं उसमें खो गया था। राइट। कुछ बदमाश टाइगर भी थे जिन्होंने दौड़ाया भगाया, तो वो भी याद रहते किया आपको। हाँ, तो जो चार्ज करते थे वो भी आपको याद रहते। T-42 रणथंभौर का, उससे भयानक चार्ज करने वाला टाइगर मैंने नहीं देखा भाई साहब। चार्ज लोग करते हैं 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए, वो 30-30 सेकंड तक करता था, जान निकाल दे आदमी की। भगा रहा तो भगा ही रहा है। तो दुआ रहती थी मेरी कि T-42 न दिखे, कि भैया ये दिखेगा तो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, इतना दौड़ाएगा। तो कभी जिप्सी से उतरे तो नहीं आप? नहीं यार, वो मौत को दावत देने जा, जिप्सी से कभी ना उतरे आप जंगल में। हाँ। क्योंकि फिर आपके चांसेस 0 हैं। तो क्या जानवरों में भी कुछ ऐसी समझ पैदा हो गई कि जिप्सी पे अगर वो बैठा हुआ है तो उसको, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, या उन्हें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो देखता है कि 4 बेवकूफ़ आते हैं एक हरी रंग की जिप्सी में, हाँ, डब्बे में बैठ के हमें देख के चले जाते हैं तो हमें क्या लोड, टाइगर लोड नहीं देता। हाँ। दूसरा ये भी है कि टाइगर को लगता है कि एक बड़ी चीज़ है जो उसके पहुँच से बाहर है। राइट। लेकिन टाइगर अपने पे आएगा तो जिप्सी के आप ट्रक पे चढ़ जाइए, वो चढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर को अपने आप में आने, तो वो मान के चलता है कि 4 बेवकूफ़ आए, चले जाएंगे। और उसकी कंडीशनिंग भी हो गई ना, देखते देखते हाँ, बचपन वो से। यूज्ड टू हो गया। हाँ। इसीलिए कई टाइगर जो अंदर जंगल में होते हैं और जो पहली बार उनकी साइटिंग होती है वो चार्ज करते हैं।
क्योंकि उनके लिए बड़ा अनयूजुअल, ये कौन आ गया मेरे इलाके में, ये क्या है, शोर मच रहा है, डिब्बा सा। हाँ, तो वो धीरे धीरे यूज टू होते हैं। तो ये भी देखा गया है जंगल में कि टाइगर यूज टू होते हैं। नया टाइगर जो होता है वो चार्ज कर देता है जिप्सी वगैरह को देख के कि ये कि कौन लोग आ गए। तो टाइगर का बिहेवियर है उसमें, वो रहते हैं उस तरीके से। तो शेर खान के इन एक्सपीरियंसेस के साथ अगर आप तडोबा जाएं तो इन बातों का ख्याल रखें और किसी भी जंगल में जाए, किसी भी जंगल में जाए। और ये बहुत खूबसूरत जंगल है, हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए कि आप लोग जैसे बीच बीच में वक्त निकालते हैं, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप थोड़ा एक आदत बनाइए कि जंगलों में भी जा रहे हैं दोस्तों के साथ। देखिए, पहाड़ भी जाइए, जंगल भी चाहिए, जहाँ जाइए सलीके से जाइए, वहाँ पे कूड़ा करकट ना करें, डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना करें, एंजॉय कीजिए ना। जंगल किस लिए, शांति के लिए। आप खुद ही वहाँ शोर मचाएंगे, जंगल का क्या मजा लेंगे। बिल्कुल। पहाड़ पे आप जाते हैं, प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश हम कर ही रहे हैं। हमारे दिल्ली में तो हम कूड़ेदान का एक पहाड़ खड़ा किए हुए हैं, कई ठो हैं। पहाड़ में देखते हो लोग जाते हैं, चिप्स खाए फेंक दिया, पानी की बोतल पिया फेंक दिया। मत कीजिए, ये सब आपको वापस मिलेगा, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जब बदला लेने पे आएगी प्रकृति, बदला नहीं, बैलेंस करने पे जब आएगी तो ये सब आपको रिटर्न में देके जाएगी। समंदर से सीखिए ना, समंदर में आप कितना कूड़ा फेंकते हैं, ला के बाहर निकाल देता है। हालांकि अब तो इतना ज़्यादा हमने प्लास्टिक समंदर में डाल दिया है, इतना ज़्यादा कि मतलब तबाही की ओर हम बढ़ चुके हैं। चलिए, बढ़िया है। तो बहुत खूबसूरत बातचीत हुई तडोबा पर। अब हम बढ़ते हैं अपने ख़तों की तरफ और देखते हैं कि भाई लोगों ने क्या हमसे कहा है इस बार, क्या याद किया है। आप लोगों के ख़त पढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूं कि जो हमारी ईमेल एड्रेस है वो है radio@aajtak.com। इस पर आप अपने ख़त भेज सकते हैं और कमेंट्स तो आप कर ही सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ख़त पढ़ते हैं। जो पहला आया है, ये भेजा है साउथ वेस्टर्न रेलवे FC बाय अभिनव साहब ने लिखा है, Hello Asif sir and Jamshed sir. I watch Sher Khan regularly and I watch it quite intriguing. I have a request for you. I know that you all talk and discuss a lot about Jim Corbett. Is it possible that you can talk about Kenneth Anderson, aka Jim Corbett of South? Yes. I live in Bangalore and one of the places where Kenneth shot the spotted devil of Gummalpura, man-eater leopard, is very close to my home. अभिनव साहब कह रहे हैं। थैंक्स अभिनव। और एंडरसन साहब ने के बारे में हमने जितना पढ़ा लिखा है, ज़रूर उन पे एक डिस्कशन करेंगे। आप कितने लकी हो यार कि आप उस जगह पे रह रहे हो जहाँ पे एक इतिहास बसता है। और मुझे यकीन है कि आप जंगल के शौकीन तो हैं और भी जंगल में जाएंगे, और इस वाले बात पे हम गौर फरमाएंगे और बहुत जल्दी एक एपिसोड इनके ऊपर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अभिनव। रोहन रेडकर साहब लिखते हैं, नमस्ते खानचा, मैं पिछले साल अप्रैल में पीलीभीत टाइगर रिजर्व गया था और वहाँ मुझे बाघों के बहुत अच्छे दर्शन हुए। सर, क्या ये सच है कि श्री बिली अर्जुन सिंह जी के पास एक पालतू मादा साइबेरियन बाघिन थी जिसे उन्होंने कई साल पहले जंगल में छोड़ दिया था, जिसके चलते पीलीभीत और दुधुआ के बाघों में साइबेरियन जीन है? इन बाघों का आकार भारत के अन्य जंगलों की तुलना में बहुत बड़ा है या फिर इनके बड़े आकार का कोई और कारण है? इस मेल में मैंने अपनी यात्रा की तस्वीरें भी भेजी, कृपया तस्वीरें देखें। धन्यवाद। थैंक्स रोहन। जब हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, बिली अर्जुन साहब का नाम आना तय है, क्योंकि इन्होंने ही इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करके रातों रात, ये अपनी विलीज इनकी जिप्सी होती थी, जीप होती थी, ये वहाँ से दिल्ली चल के आए थे एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी। इनका प्रपोजल था कि हमें NTCA बनाना पड़ेगा जी, ताकि टाइगर्स और जंगल को बचा सके। इंदिरा गांधी ने तब 1972 में ये एक्ट बना था। इसका पूरा क्रेडिट बिली अर्जुन सिंह को जाता है। बिली अर्जुन सिंह के घर मैं गया हुआ हूँ, आप भी अगर गए हों, उनका मकबरा भी बना हुआ है उनके घर के बाहर ही। तो अंदर वो लेटर्स वगैरह सारे रखे हुए हैं जो उन्होंने इंदिरा गांधी और सबको लिखा है। तो एक तरह छोटा सा म्यूजियम आप कह सकते हैं। आदमी बहुत विजनरी थे। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, लेपर्ड और टाइगर दोनों पे। तारा और हैरियट नाम था उनका, और वो बाहर से उन्होंने लाके एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि मैन ईटर हुआ, जो टाइगर वाले, जो फीमेल वाली इन्होंने बात की जी। तो वो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, बल्कि इनके पिक्चर्स आप देखेंगे, बोट पे नदी में चला रहे हैं वो बोट, और पहलवान थे वो, अच्छा, मतलब बॉडी बिल्डर, और उनके बोट पे ही टाइगर बैठा हुआ है। क्या बात है। अरे यार, क्या पर्सनालिटी, याद आ गया यार मुझे वो सारा कुछ। और बिली साहब के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी एक पूरी
कहानी होनी चाहिए, क्योंकि बिली और पापा जॉन वेकफील्ड ये वो लोग थे जो कॉर्बेट साहब से मुखातिब थे, ये जानते थे। और बिली साहब से मैं आखिरत में मिला था, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, मतलब बुढ़ापा सबको जैसे आता है, बट उस समय भी होते जिंदा दिल थे। इनफैक्ट वो जो खेती वहाँ पे अपने, उनकी लैंड बहुत सारी है वहाँ पे, तो वो खुला रहता था जी, जानवरों के लिए कि हिरन आएगा खाएगा, जिसको खाना है खा लो। वो लोग थे जिन्होंने इंडियन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनकी वजह से हम आज NTC यानी टाइगर रिजर्व वगैरह में जितनी चीज़ें सख्ती बरती जा रही है या उनका रख रखाव जिस तरीके से हुआ, उसमें बिली अर्जुन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच यार। अच्छा आपने याद दिलाया रोहन साहब, शुक्रिया इस मेल के लिए। हर्ष द्विवेदी, इन्होंने कहा है कि खांचा मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको अपना अद्भुत भाग्य का नमूना बताना चाहता हूँ। सर मैंने अपनी पहली वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ के ताला जोन में की और पहली ही राइड में 5 टाइगर्स, चक्रधारा और उसके 4 कब्स के अद्भुत दर्शन हुए। सर चक्रधारा इतनी सुंदर थी कि मैं उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये हर्ष द्विवेदी हैं, शहडोल से ये कर रहे हैं, जो बांधवगढ़ के बगल से। शहडोल करीब में ही पड़ता है, एक बार मैं गया भी था वहाँ पे फिशिंग करने। जी, चक्रधारा जो आप बात कर रहे हैं टाइग्रिस की, और मैं चक्रधारा की बात करता हूँ। चक्रधारा मेन हंटिंग ग्राउंड है टाइगर के लिए, बांधवगढ़ का ताला जोन से अगर आप जाते हैं। और चक्रधारा से पीछे पहाड़ी, जहाँ पे ऊपर जाएंगे तो बांधव देश की मंदिर भी दिखती है, मतलब दूर से। केव्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं जी, वो प्राइम लोकेशन है, नदी है, ग्रासलैंड है, परफेक्ट जंगल, तिराहा है एक तरीके से। इधर आप जाते हैं लेफ्ट साइड को तो आप बड़ी गुफा की तरफ चले जाते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं तो जंगल की तरफ और आगे निकल, सिद्ध बाबा के बाद चक्रधारा आता है। बड़ी खूबसूरत जगह है यार, घूमते रहिए आप। और आप लकी हैं कि आपको पहली बार में ही 5 टाइगर एक साथ आपको दिख रहे हैं, तो जंगल जाते रहिए। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जंगल से प्यार करें, लोगों तक इन सब बातों को फैलाएं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया हर्ष साहब। रोहन साहब का ही दूसरा एक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नमस्ते खांचा, किंग कोबरा पर सूरी साहब के साथ पॉडकास्ट बहुत अद्भुत था। थैंक यू। कृपया अपने पसंदीदा 5 बाघ अभ्यारण्यों को रेटिंग दें। अब ये रेटिंग वाली बात तो नहीं, ये हम नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी अपनी वो है, पसंद है। हर जंगल बराबर है, हर जंगल खूबसूरत है, और बस रेटिंग की बात ना कीजिए, ये कोई वो नहीं, रिव्यू हम नहीं कर रहे किसी जंगल का रोहन साहब। तो बहुत बहुत वैसे भी शुक्रिया। वो अपनी अपनी पसंद पर्सनलाइज है। हाँ, जिसको और हर जंगल खूबसूरत है। जैसे आप बांधवगढ़ जाएंगे अलग दिखता है, रणथंभौर अलग दिखता है, तो एक ही चीज़ को बार बार क्यों देखने गए? हर तरीके के जंगल को एक्सपीरियंस हर कीजिए। जंगल की अपनी खासियत। बिल्कुल, मुझे दुधवा बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे कान्हा बहुत पसंद है। हालांकि कान्हा में बहुत कम गया हूँ, शायद 3 बार ही गया हूँ, बट कान्हा मुझे बहुत पसंद है। लेकिन चक्कर ये कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, एक वजह ये भी थी। उसके ग्रासलैंड मिडोज जिसे हम कहते हैं, कमाल के हैं। और बामनी दादर से प्यारी जगह मैंने दिखी ही नहीं, पहाड़ी के ऊपर। जब भी जाइए ऐसी हवा चलती है जैसे आप उड़ जाएंगे। सर्दियों में जाइए लगता है कि फाड़ देगी हवा, इतनी ठंडी होती है। लेकिन बहुत खूबसूरत जंगल है। तो रेट नहीं कर पाऊंगा मैं, कभी मुझे बांधवगढ़ अच्छा लगता है, कभी मुझे कॉर्बेट अच्छा लगता है, कई बार मुझे रणथंभौर अच्छा लगता है। खूबियाँ खूबियाँ के अलावा मैं कहता हूँ कि मेरे चॉइस है, तो मुझे अच्छा लगता है। आप रोज रोज एक ही जंगल जाएंगे आपको बोरियत भी महसूस हो सकती है, इसलिए हर जंगल इक्वल है सर। थैंक यू। मिसेस प्रगति राठी लिखती हैं, नमस्कार, मेरा नाम प्रगति राठी है, उत्तर प्रदेश मेरठ से। मैंने पहले भी आपको मेल किया है और एक किस्सा सुनाया है। फ़िलहाल आप दोनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये एपिसोड कभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि रील्स पर हाथ मारते मारते तो दिमाग ख़राब ही होता है, लेकिन आपके शेर खान वाले इन एपिसोड्स को देखकर वाकई बहुत कुछ दिमागी तौर पर बदलाव सा आने लगता है। वरना कब स्क्रीन को ताकते ताकते घंटों बीत जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अब इन सब को देखकर महसूस होता है कि ठहराव तो है और उससे हमें थोड़ा सुकून मिलता है। समझ आता है कि आखिर ज़िंदगी कहाँ जा रही है, उसको थोड़ा रोक लें, थोड़ा ज़िंदगी को स्लो कर लें। और इस डेवलपमेंट के बारे में सुनते सुनते थक चुके हैं। आपके एपिसोड नंबर 22 को सुनकर मैं लिख रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए 2 घंटे का सफ़र। मैं काम चला लूँगी 8 घंटे में पहुँचकर, सुकून से रह लूँगी, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर ये तबाही नहीं चाहिए। सरकार को सख्त तौर पर ये बैन लगाना चाहिए कुछ चीज़ों पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG की बात तो करते हैं हम, लेकिन कब होगा ये सब ये नहीं पता। ये आशा बनी रहती है। और भले आज मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ,
लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपना घर मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर ही बनाऊंगी। ये मेरा वादा है खुद से। बाकी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल जिंदाबाद। क्या खूबसूरत चिट्ठी लिखी बहुत प्रगति जी ने। बहुत ही अच्छी चिट्ठी प्रगति जी आपने लिखी। और अच्छी बात इसमें यह है कि मैं अपना घर दूर बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि हम इंसान फिर उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो सोच हमारी ये होनी चाहिए कि हम जहाँ पे भी रहें अपने जंगल, अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। बिल्कुल। और आप जैसे अच्छे सोच वाले लोग हमसे जुड़ते रहेंगे तो हमारा जो मिशन है वो कामयाब होता रहेगा। प्रगति आपके करीब भी मेरठ से कितना 2 घंटे की दूरी पे, 3 घंटे की दूरी पे अच्छे अच्छे जंगल लगे हैं। मेरठ वो भी एक सेंचुरी है, नाम बोल रहा हूँ मैं, आपके मेरठ के पास ही है जी। वहाँ जाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। थैंक यू सो मच प्रगति जी। तो ये बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। और मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने इसमें आप ही की एक बात रिपीट की कि कहीं पहुंचने के लिए जो हम रास्तों को छोटा करने के लिए जो छोटा रास्ता बनाते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल है ना, कि शॉर्टकट बनाने के लिए। शॉर्टकट जैसी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती। मतलब मेरा मानना है आपको जाना है तो एक पूरे प्रॉपर चैनल से जाइए, मेहनत करते हुए जाइए और मंजिल आपको मिल जाती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। रवि मिश्रा साहब कह रहे हैं, प्रिय शेर खान, मैं आपका एक आम श्रोता हूँ, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे आपका कोई पुराना दोस्त बन गया हूँ। अरे क्या हर बात हफ्ते है। आपकी आवाज़ सुनना मेरी आदत बन चुकी है। जब भी आपका पॉडकास्ट आता है मैं अपना सब काम छोड़कर सुनता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में जंगल के बीच खड़ा हूँ और आपके साथ जंगल की सैर कर रहा हूँ। आसिफ खान साहब जब अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना शिकारी या जंगल का कोई बाशिंदा अपने अनुभव बांट रहा हो। बहुत शुक्रिया सर। उनकी बातें सुनकर जंगल की ज़िंदगी की एक असली झलक मिलती है। कई बार तो दिल करता है कि खुद जंगल में जाकर बाघों और हाथियों को पास से देखूं, लेकिन फिर आपके पॉडकास्ट से ही काम चला लेता हूं। अरे नहीं यार, जंगल भी जाइए, अच्छा लगेगा। आप लोगों ने ये जंगल और वन्यजीवियों की बातें हम तक पहुंचाने का काम किया, ये बहुत ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे देश में इतने शानदार जंगल और इतने अद्भुत जानवर हैं। आपकी वजह से बाघ, गैंडे, हिरण और न जाने कितने पक्षी हमें अब अपने से लगने लगे। बस यही कहना था कि यूं ही बोलते रहिए, सुनाते रहिए और जंगल से हमें जोड़े रखिए। आपका पॉडकास्ट कभी बंद ना हो, नहीं तो सच में हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। रवि मिश्रा हैं लखनऊ से। रवि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। ये पॉडकास्ट तभी बंद होगा जब जमशेद भाई नहीं रहेंगे। मजाक की बात है, जमशेद भाई खूब लंबा जिए। और अच्छी बात है कि आपको सुन के लगता है कि जंगल वाली फीलिंग आपको सारी आती है, बट मैं कहूँगा जंगल भी जाइए, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। और 4 लोगों को और भी ले जाइए साथ में। बिल्कुल। और ये समझाइए कि ये जंगल, ये पहाड़, ये जानवर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, सही बात, अहमियत रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया रवि भाई आपका। जयपुर से सतीश जी लिखते हैं, नमस्ते। आपका पॉडकास्ट सुनते सुनते खांचा जंगल से मेरा रिश्ता सा जुड़ गया है। पहले जंगल और जानवर सिर्फ किताबों और टीवी में ही दिखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं ही जंगलों से जुड़ गया हूँ। क्या बात आप है। जिस तरह जानवरों की आदतें, उनके बर्ताव और उनके संघर्ष के बारे में बताते हैं वो बड़ा मज़ेदार लगता है। कभी लगता है कि बाघ की चाल मैं समझ रहा हूँ, कभी लगता है कि मैं चिड़ियों की जो उड़ान है उसको महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है। आपके ज़रिए ये महसूस हुआ कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया है जहाँ हर चीज़ की अपनी अहमियत है। बस यूं ही हमें कहानियाँ सुनाते रहिए और आपका शो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि बहुत सारी सीख भी देता है। जयपुर से हैं सतीश वर्मा। सतीश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जंगल एक अलग दुनिया ही है। बिल्कुल। वो इंसानों की दुनिया नहीं है, और ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसको आज भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं जंगल को समझता हूँ बिल्कुल। या जानवर के बिहेवियर को पूरी तरीके से समझता हूँ। जंगल बहुत ही शांत दिखता है, होता नहीं है। बिल्कुल। और जंगल को जितना आप समझेंगे आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो एक चीज़ हमें सिखाता है कि कैसे जो नियम होते हैं, इंसान तो अपने हिसाब से नियम बना लेता है, ये करोगे तो ये सजा कर फाइन काट देंगे, चालान कर देंगे। जानवरों में ये सब सिस्टम ही नहीं है बॉस, दे आर वेरी डिसिप्लिन। हम बात करते हैं हम बहुत डिसिप्लिन वो रहते हैं, हमारे पास क्या बोलते हैं वो, हमने सिस्टम बना दिया है। और वो बहुत सही काम। जंगल में जंगल का सिस्टम, और इतना अच्छा सिस्टम जहाँ पे हर चीज़ जंगल के मुताबिक होती है। बिल्कुल। ज़बरदस्ती या बेवजह नहीं। तो वो अलग दुनिया है सर, उसको भी आप सुनते रहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारा शो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की आखिरी चिट्ठी जो पढ़ेंगे हम, वो इंदौर से लिखी है विक्रम दुबे साहब ने। लिखते हैं, खानचा नमस्ते। आपके पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सिर्फ सुनने का नहीं,
ये हमें महसूस करने का तजुर्बा देता है। जब क्या आप बात किसी जंगल का जिक्र करते हैं तो हम वहाँ की खुशबू महसूस करते हैं। वाह, वन्य जीवों की कहानियाँ सुनकर यह एहसास हुआ कि जानवरों की एक अपनी दुनिया है, अपनी चुनौतियाँ और अपनी एक जंग होती है। आपने जंगल को सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि हमसे भावनात्मक रूप से जोड़ दिया है। आपका शो जारी रहे, बस यही दिली ख्वाहिश है। विक्रम दुबे, इंदौर से। विक्रम भाई, इतने अच्छे शब्द आपने लिखे हैं कि मैं उसका क्या ही जवाब दूँ। बस इतना ही कहूँगा कि आप जैसे लोग सुन देख रहे हैं और हमारी भरपाई यहीं पे हो जाती है और दिल एकदम गार्डन गार्डन जिसको कहते हैं हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए। मैं सबसे यही कहता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए नहीं कहता कि हमें नंबर चाहिए। हमारी जो मेहनत है, हम सब की जो सुन रहे हैं उनकी भी मेहनत है, इतना टाइम वो देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो जंगल का ही फ़ायदा होगा। बेशक। तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो Please आप भी अगर अपनी शेयर चिट्ठी कीजिए। तो आप भी अगर अपनी चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो पता वही है, radio@aajtak.com। और इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, 9953332303 ये नंबर है। और इस पर एक आदि यादव साहब है, उन्होंने एक बुलेटिन बना के भेजा है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि आदि यादव साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, शेर खान के नए एपिसोड पर दर्शकों की चर्चा। शेर खान का नया एपिसोड बेहद शानदार रहा। असलम सर के साथ शेर खान की चर्चा की पूरी दर्शक मंडली ने आनंद उठाया। अंत में गर्वित जी ने चिट्ठियों को बेहद शानदार लहजे में सहेजा। पिछले 2 एपिसोड में शेर जैसी शानदार आवाज़ में बब्बर शेरों की कहानियां वाले शो शेर खान का संचालन करने वाले जमशेद कमर सिद्दीकी जी लापता चल रहे हैं। शुरू में दर्शकों को उम्मीद थी कि जमशेद जी सिर्फ एक एपिसोड के लिए अनुपस्थित हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी लगातार गैर मौजूदगी दर्शकों को चुभ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ दर्शकों ने अगले एपिसोड में जमशेद जी के ना आने पर उनके नज़दीकी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का भी मसौदा तैयार कर लिया है। जमशेद जी की गैर मौजूदगी पर चल रही अटकलों के बीच शो के प्रोड्यूसर केशव जी ने भी नए एपिसोड में गैर मौजूद हो रहे, इस पर भी दर्शकों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 3 ताल के नए एपिसोड से जानकारी सामने आई है कि सबसे प्रिय शेर खान जी को पुनः स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अवकाश पर जाना पड़ा है। शेर खान परिवार अपने प्यारे शेर खान के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। बुलेटिन के अंत में पूरा शेर खान परिवार शो की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता है और एक बार पुनः शेर खान के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है। बुलेटिन समाप्त। जंगल जिंदाबाद। आदि यादव। आदि भाई क्या मस्त लिखा है यार आपने। और ये केरला घूमने गए रहे, हम बताते हैं, ये फैमिली के साथ केरला घूमने गए थे, छुट्टी पे थे जमशेद भाई। जरूरी है यार, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना होता है। जी, मैं केरला गया था, बहुत मजा आया और बड़ा मिस किया आप लोगों को। और जिस तरीके से आपने पूरा ये लिखा है, सच में लग रहा था कोई बुलेटिन ही पढ़ रहा है। बहुत खूबसूरत आदि भाई, और ऐसे ही लिखती रही चिट्ठियाँ, बहुत मजा आया पढ़ के। बहुत शुक्रिया आपका। एक चिट्ठी और है जो है जयशिल जानी साहब की। कहते हैं, सर अ बिग फैन, लव्ड द पॉडकास्ट। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट जंगल आई विजिटेड विद जिम कॉर्बेट व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। उस दिन से जंगल से प्यार हो गया। टाइम के साथ साथ कैपेसिटी बढ़ी तो और एक्सप्लोर किया। अब एक बड़ा बिजनेस है तो उसे थोड़ा टाइम निकाल के जंगल में अकेले ही निकल पड़ता हूँ। एक न्यूबी हूँ फोटोग्राफी में, 1-2 फोटोज़ भेज रहा हूँ। एक रीसेंट सफारी के, जोन गर्जिया, जिम कॉर्बेट का। गर्जिया इलाका पड़ता है। इन्होंने मुझे पिक्चर्स भी भेजी थी, कमाल की पिक्चर। मैं कहूँगा 2-4 मुझे अच्छी लगी। और आप यार जानी साहब जंगल घूमते रहिए, वक्त बहुत कम होता है बिजनेसमैन के पास। आप बड़े काम को कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन आपका जो पैशन है वो बना रहे और अच्छे फ़ोटोज़ खींचते रहिए, हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पिछले एपिसोड में असलम वारसी साहब जब आए थे, उस एपिसोड में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनके लिए भी हैं। कुछ लोगों ने लिखा है, सच अ हम्बल मैन विद सो मच ग्रेस एंड पैशन फॉर जंगल, दिस वन इज़ अ लाइफ टाइम इंटरव्यू, कुडंट हैव बीन बेटर। थैंक यू। सचिन पाटिल कह रहे हैं, जंगल जिंदाबाद। खानचा जमशेद भाई, मैं सचिन पाटिल, मुंबई महाराष्ट्र से, और हर दिन कुछ नए नए पन्ने खोलते जा रहे हैं इसमें। इन जंगल हीरोज़ को आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सचिन भाई। जमशेद भाई को लास्ट में मिस कर रहे हैं, चलिए मैं तो आ ही गया। और लिखा है, बाकी बहुत बढ़िया, और ऐसे ही जंगल से जुड़े लोगों को लाते रहना। फिर से एक बार जंगल जिंदाबाद। शुक्रिया जंगल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, ये रेगुलर टच में भी रहते हैं मेरे। बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सचिन भाई। आनंद साहब कह रहे हैं, असलम भाई को देखकर व सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। जंगल जाने वाले हर इंसान को असलम भाई जैसे नियमों का पाबंद होना चाहिए। ईश्वर असलम भाई को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। बहुत शुक्रिया सर।
बहुत सारे कमेंट हैं असलम भाई के बारे में। दिनेश कुमार लिख रहे हैं, सतीश कुमार दिनेश हैं। साहब हमेशा हमारा हाँ, पहले बहुत सबसे सारे। पहला व्यू जो है दिनेश साहब का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई, आप बाहर देश में रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे शो को इतना तवज्जो देते हैं, चाहे वो शेर खां हो चाहे 3 ताल। थैंक यू सो मच सर। तो असलम भाई के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपनी सलीम जाफ़र साहब ने लिखा है, ब्रिलियंट अमेजिंग पॉडकास्ट आसिफ सर। आदि यादव, ये वही साहब हैं जिन्होंने बहुत सुंदर बुलेटिन लिखा। आस्क ऑन व्हील के नाम से एक है, उन्होंने कहा लव यू शेर खान, जंगल जिंदाबाद, प्लीज़ ऑल्सो शेयर योर एनकाउंटर विद इंडियन हाइनाज एंड सम अदर कार्निवोरस एनिमल्स। या श्योर, जल्दी को इस पर कुछ करेंगे सर। थैंक यू सो मच। संदीप साहब हैं, इंदौर से, लिखते हैं, सर मैं एक किसान हूं और जब भी खेती किसानी करता हूं आपका पॉडकास्ट ऑन करके फ़ोन जेब में रखकर सुनता हूं। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। रात में खेतों में जब भी पानी देने जाता हूं मुझे कई तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं और मेरी उत्सुकता बढ़ जाती है कि उन्हें पास से देखूं। अपनी टॉर्च लेकर मैं सेफ डिस्टेंस से उन्हें देखता भी हूं और आपकी दी हुई सावधानियां भी याद आती हैं। मेरे बचपन में हाइनास को मैंने बहुत पास से ट्रैक्टर के ऊपर से देखा है, पर कुछ सालों में वो इस एरिया में दिखाई नहीं देते क्योंकि उनसे बड़े जानवरों ने उन्हें ख़त्म कर दिया। इंसानों ने बेसिकली। काश मैं भी जंगल को उतना ही निहार सकता जितना आपने निहारा है। भगवान कभी ऐसा मौका दे, यही ख्वाहिश है। जंगल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। आपने संदीप भाई, आपने हाइनास देखे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब 100 में से शायद 20 लोग भी हाइना जो जंगल जाते हैं 20% लोग भी हाइनास नहीं देख पाते। इनकी बहुत कमी है और इनकी लुप्त होने की वजह हम इंसान ही हैं, और कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस खूबसूरत चिट्ठी के लिए। डॉक्टर राकेश हैं, कहते हैं नाइस डिस्कशन खानचा। थैंक यू राकेश साहब। सोहन साहब हैं, कह रहे हैं SK सोहन साहब, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद सर। जमशेद सर कहाँ हैं, एंड आसिफ सर वेयर वी कैन वॉच योर जंगल डॉक्यूमेंट्रीज। फिर से वही सवाल आ गया। बार बार मैं बताता हूँ, आप जा करके दूरदर्शन के चैनल पे देख सकते हैं, विल्डरनेस डेज, वाइल्ड इंडिया डायरीज आप नेशनल ज्योग्राफी पे, एपिक चैनल पे भी आता है जंगल की कहानियाँ, आप वहाँ देख सकते हैं। कुलदीप सिंह कह रहे हैं लव यू खानचा। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जमशेद भाई आप भी गायब मत हुआ करो प्लीज़, आपको साथ में देखने से शेर खान में 4 चांद लग जाते हैं, मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई, मैं ज़रा कुछ फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए कहीं गया था। हमें छोड़ के अकेले घूमने गए रहे और अब की आप लोगों के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। कुमार स्वामी साहब ने बहुत सुंदर काम किया है कि उन्होंने हमारे पूरे एपिसोड में पॉइंटर्स बना दिए, टाइम स्टैम्प लगा दिए, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। और ऐसा वो अक्सर करते हैं, तो कुमार स्वामी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सारे चिट्ठियां हैं, इन सबको हमने पढ़ा हुआ है और ऐसे ही कमेंट्स आप करते रहिए और खानचा से ऐसी कहानियां सुनते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मैं इतना ही कहूँगा कि जो हालात अभी चल रहे हैं, वेदर देखिए कैसा चेंज हो रहा है जी। एक बीमारी की वजह ये भी है, मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म कभी कुछ, इसके जिम्मेवार हम हैं। इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए हमें हर कदम उठाना पड़ेगा जो ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी बने। वाह। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो जब ये कड़ी जुड़ती चली जाएगी तो हम ये नहीं करें कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अपने इलाके को भी हम संभाल पाएँ तो वो अचीवमेंट होगा लाइफ का। हमारा यही मकसद है इस पूरे शो का। आप लोग प्लीज़ जंगल और एनवायरनमेंट को लेकर के जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कीजिए इसे बचाने के लिए, इसे सुधारने के लिए। तो आज इतना ही जमशेद भाई, अगले एपिसोड में फिर होगी, तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।